नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नाज़िरा शर्मा जी की कहानी खामोश आतिशकदा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए खामोश आतिशकदा। वह जाड़े की सुबह थी जब कोहरा खिड़कियों के शीशे पर पर्दा बन लहलहा रहा था। ठंडे पड़े फ्लैट में एकाएक फ़ोन घनघना उठा। माही जब तक गर्म बिस्तर से उठती तब तक फ़ोन लंबी घंटी के बाद खामोश हो गया। अचकचाकर उसने बीच कमरे में पड़े सोफे के पास रखे फ़ोन को घूरा। किसका फ़ोन होगा इतनी सुबह, उसने सोचा। फिर करवट बदल ली, यह कहकर कि उसे फ़ोन करने वाला अब कौन जिंदा बैठा है और इस अजनबी शहर में उसे याद करने वाला भी कौन है। यह उसके दिमाग का फितूर होगा या ख्वाब में फ़ोन की घंटी बजती सुन उसकी नींद टूटी होगी। बेहतर है कुछ देर और सो ले। नींद की गोली का खुमार अभी टूटा नहीं था। फ़ोन की घंटी कुछ पल बाद फिर बज उठी। कमरे की सर्द कैफियत में एक गर्मी सी दौड़ी। यह रॉन्ग नंबर मुझे उठा के दम लेगा, कहती हुई माही को बिस्तर छोड़ना पड़ा और रिसीवर उठाकर बोली, हेलो, हाँ मैं माही बोल रही हूँ। अलीज़ा, माफ़ करिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। शाम को मिलना चाहती हैं? आइए, मेरे घर का पता है आपके पास? अच्छा। माही ने ताज्जुब से भर रिसीवर रखा और जहन में बंद कोनों को टटोलने लगी कि अलीज़ा नाम न बचपन की सहेलियों में और न आज़ादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की भीड़ में उभरा। इस कोशिश में वे सारे चेहरे फिल्म की रोल की तरह खुल गए जिन्हें भुलाने में उसने लंबा अरसा गंवाया था। यहाँ तक कि अपनी पहचान भी लपेटकर अतीत के तहखाने में डाल दी थी। अब वह यूरोप के इस शहर में महजबीन नहीं, मारिया है और किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाली शोधकर्ता नहीं, बल्कि 5 सितारा होटल में हाउसकीपर है, जहां चादर और तौलिया बदलवाना और होटल के कमरों में ठहरे मेहमानों की हर ज़रूरत पर नज़र रखना उसका काम है। माही थकी सी उठी और किचन में जाकर उसने ब्लैक कॉफ़ी का प्याला अपने लिए बनाया और टेरेस पर फैली धूप में जाकर खड़ी हो गई, जो किसी चंचल चिड़िया की तरह कुछ पलों बाद उड़ने ही वाली थी। होटल पहुंच माही काम में व्यस्त हो गई। 11 बजे जब कर्मचारी कॉफ़ी ब्रेक में 15 मिनट के लिए एक साथ बैठे तो सबने महसूस किया कि आज उनकी बॉस कुछ खोई खोई सी हैं। रोज़ की तरह हंस बोल नहीं रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कैथरीन से उसकी माँ के बारे में नहीं पूछा, जो अस्पताल में मौत की घड़ियां गिन रही है, न सारा से, जिसका बेटा हॉस्टल से कल ही लौटा है। उन्हें क्या पता था कि माही वास्तव में आज इस शहर में कहाँ सांस ले रही है। वह तो यहाँ से दूर तेहरान की गली कूचों, पुल सड़क को पार करती अलीज़ा को तलाश कर रही है कि आखिर वह कौन है जो उसके जहन के पर्दे से पूरी तरह साफ हो चुकी है। कॉफ़ी ब्रेक के बाद सब काम में डूब गए। माही भी यंत्र चालित सी वीआईपी मेहमानों की ज़रूरतों को पूरा करने, नए भरे कमरों की सुनगुन लेने व खाली कमरों की सफाई में कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई। दोपहर के ढलते जब घड़ी की सुई 5 पर पहुंची तो उसने मन ही मन कहा, उसके आने में आधा घंटा बचा है, मुझे अब चल देना चाहिए, वरना मैं उसके स्वागत करने की जगह कहीं उसे दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार करता न पाऊँ। उसने ओवरकोट पहना और हैट सर पर रखी। तभी बॉब ने पास आकर खुशी से भरपूर लहजे में कहा, तो मैम, आज रोजीना से मिलने का आपका वायदा पक्का रहा। चलिए, रोजीना बॉब की गर्लफ्रेंड है। दोनों की शादी के बीच बॉब का भाई और रोजीना की माँ अड़चने लगा रहे हैं, जिससे रोजीना चकराई हुई है कि यह शादी करे या ना करे। माही के चेहरे का रंग बदला देख बॉब के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसने गहरी नज़रों से माही का चेहरा देखा और धीरे से पूछा, मारिया मैम,
सब ठीक तो है? मुझे माफ़ करना बॉब, दरअसल अरसे बाद कोई पुरानी मित्र का फ़ोन मिला। उसकी आवाज़ सुनकर मैं तुम्हें दिया वक्त भूल गई। वह भी 6 बजे पहुंचने वाली है। माही ने शर्मिंदा होकर कहा। इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप रोजीना को हाय करके चली जाना। हम दोनों आपको आपके फ्लैट पर छोड़ देंगे। बातें फिर कभी हो जाएंगी। रोजीना इस मामले में बहुत समझदार है। वह दूसरों की मजबूरियों को खूब समझती है। बॉब की हंसी उसके चेहरे पर दोबारा खिल उठी। माही को स्थिति अटपटी लगी, मगर दूसरा कोई चारा न देखकर वह बॉब की कार में बैठ गई। वायदे के मुताबिक रोजीना फ्लावर शॉप के सामने खड़ी मिली। बॉब ने उसे हाथ दिखाया। माही कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ी और गर्मजोशी से हाथ मिलाकर उसके गालों का चुम्बन लिया। जब तक माही का घर आया तब तक रोजीना व माही एक दूसरे की दोस्त बन चुकी थी। घड़ी में 6:45 बज रहे थे। माही ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और एक सरसरी नज़र से कमरे को आंका। सब कुछ सलीके से अपनी जगह था। उसने संदूकची से निकाल सिक्का मीटर में डाला। अब कमरा जल्द ही गर्म हो जाएगा। शाम का झुटपुटा गहरा चुका था। हवाएं सर्द हो चुकी थीं। सेंट्रल हीटिंग को तेज कर माही ने घड़ी पर नज़र डाली, जिसकी सुई 7 पार कर रही थी। माही अपने को थका महसूस कर रही थी। ईरान क्रांति को गुजरे 2 दहाई से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। 15 साल पहले छोड़ा देश भटकते शहरों व अजनबी देशों के बीच कहीं खो गया है। अब जब ठिकाना मिला तो उसने अपना नाम, लिबास और पहचान बदल ली, यह सोचकर कि जब जीना है तो पुरानी केंचुली बदलनी होगी। अरसा गुजर गया है, अब उसके निहा खाने में किसी का भी चेहरा चिराग बन नहीं टिमटिमाता है। पुरानी जिंदगी पर मनो मिट्टी डालकर जब वह जीना सीख गई है तो एकाएक उस पुरानी कब्रगाह से निकलकर उसे कौन आवाज़ दे रहा है? शाम जब रात में ढलने लगी तो माही को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने खुद अलीज़ा के होटल का नाम और पता क्यों नहीं ले लिया। आखिर वह उसके शहर आई है। कायदे से उसे खुद अलीज़ा से मिलने जाना चाहिए था। कहीं बेचारी भटक न गई हो। पता नहीं वह उम्र के किस दौर में होगी। आवाज़ में तो भरपूर जिंदगी थी। पता नहीं परिवार के साथ आई है या अकेली है। उसे मेरा पता कैसे मिला? और माही का यह संबोधन? या मेरे खुदा, जख्मों को फिर से हरा कर मुझे बेदम और बेजान बनाने तो नहीं आई है। कुछ भी हो, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। अतीत के दरीचों से सारी रात छन छन कर रोशनी आती रही। कभी वह बचपन के घर और स्कूल पर बरसती तो कभी माँ बाप, भाई बहन और दोस्तों के चेहरे को चमका जाती। वह वक्त उसे याद आया जब अकेला उसका घर नहीं बल्कि पूरा ईरान जोश से उबल रहा था। जन्म से ज़्यादा शहादत अहम हो चुकी थी। आज़ादी पाने की दीवानगी में छोटे बड़े, औरत मर्द सभी मौत को गले लगाने आगे बढ़ रहे थे। अब वह जुनून कितना बेकार और बेसूद लगता है। ना आज़ादी मिली, ना आराम। बदले में खोया अपनों को और वतन को। एकाएक गर्म आंसू आंखों से बह तकिए पर जज्ब होने लगे। माही ने कांपती उंगलियों के पोरों से पानी का लम्स महसूस किया। उसे झटका सा लगा। झुंझलाकर बोली, मुझे इन आंसुओं से नफरत है। कितनी मुश्किलों से इन सोतों को सुखाया था, अब यह फिर उबलने लगे हैं। आक्रोश से भरी माही हथेलियों से आंखों को दबा बैठी, मगर पानी को अपनी राह बनाने से नहीं रोक पाई और निढाल सी तकिया पर सर पटक कर फूट पड़ी। अंदर की आग को पानी बन उसने बहने दिया। हफ्ता गुजर गया। अलीज़ा का उठाया तूफान शांत हो गया और जिंदगी पुराने ढर्रे पर चल पड़ी तो एक शाम फ्लैट की घंटी बज उठी। माही ने खुली किताब बंद की और उठकर दरवाज़ा खोला तो उम्मीद के खिलाफ वहाँ एक औरत को खड़े पाया। चेहरे पर मुस्कान थी। काले कपड़ों में उसका खुलता गंदुमी रंग पूरी तरह निखरा लग रहा था। आंखों में अजीब सी चमक लपकी। इससे पहले कि माही कुछ पूछती, उसी ने बड़े शालीन स्वर में कहा,
मैं अलीज़ा हूँ। हफ्ते भर बीमार रही, जिसकी वजह से इत्तला नहीं दे पाई। मुझे माफ़ करें। आइए, अपनी झुंझलाहट दबा माही को कहना पड़ा। दरवाज़ा बंद कर उसने घर आई मेहमान को आदर से बिठाया और उसके चेहरे को पढ़ने लगी। अलीज़ा का बेतकल्लुफ़पन माही को असहज बना रहा था। उसके बैठने का अंदाज, पूरे कमरे की चीज़ों को देखकर मुस्कुराना और चमकीली बड़ी बड़ी आंखों से माही को घूरना। जब माही से उसका यह अंदाज सहन नहीं हो पाया तो उसने ठंडे सपाट स्वर में पूछा, यदि आप अपना परिचय दे देती तो मैं आराम के साथ खुशी भी महसूस करती। इतनी जल्दी क्या है? पहले मुझे तो अपने को देखने दीजिए। उस लुत्फ को आप महसूस नहीं कर सकती जो इस वक्त मैं जी रही हूँ। आपको कभी ऐसा तजुर्बा हुआ है कि किसी का बयान इतना हकीकी हो कि मिलने वाला शब्दों के लिबास में हूबहू जी उठे? मैं समझी नहीं, कुछ उखड़े स्वर में माही ने कहा और मन ही मन सोचने लगी कि क्रांति को गुजरे ज़माना हो गया है। अब ना तो यह सावक पुलिस हो सकती है और ना ही पासदार। अगर CIA भी हो तो मुझे ईरान से अब लेना देना क्या? मैं तो अब इस देश की नागरिक हूँ। मजहबी मीखची नहीं बल्कि मारिया हूँ। शरणार्थी कैंप में मैंने अपनी ईरान नहीं अफ़गान पहचान बताई। कनाडा पहुँची तो वहाँ बताया कि ताजिक हूँ। ईरान से नफ़रत और ईरानियों को हिकारत से देखने वाले उस दौर में शायद सुकून से जीने का यही एक रास्ता मुझे सूझा था। इतने पेचीदा रास्तों को मैंने तय किया है कि मुझ तक पहुंचने के लिए अलीजा को सांप सीढ़ी का खेल खेलना होगा। कहवा लेंगी या चाय? मुस्कुराकर माही ने पूछा। आप कहवा बहुत अच्छा बनाती हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। इतना कहे अलीजा अपनी जगह से उठ कमरे में लगी तस्वीरों को देखने लगी। जब कहवे के प्याले के साथ माही लौटी तो अलीजा को सोफे पर बैठे देखा। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह गौर से देख रही थी। फिर एकाएक नज़र उठाकर बोली, यह तस्वीर दिखा उसने मुझसे यही कहा था कि मैं इस लड़की पर आशिक था। मेरी जिंदगी थी वह। इतना कहा अलीजा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान उभरी। कॉफ़ी? तुर्की कहवे की प्याली बढ़ा माही बोली। आप एकदम वैसी ही हैं, बस थोड़ी सी गाल की हड्डी उभर आई है। अलीजा ने गहरी नज़रों से उसे ताका तो माही का चेहरा तमतमा उठा। उसने हाथ में ली तस्वीर माही के सामने रख दी, जिस पर नज़र पड़ते ही माही को एक साथ कई बिच्छुओं ने डंक मारा। उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके होंठ कांप कर रह गए। उसने रोष भरी नज़रों से अलीजा को घूरा। यह तस्वीर सुहेल ने मुझे दिखाई थी, किसी कारणवश मेरे पास रह गई, कहकर अलीजा ने कहवे का घूंट भरा। माही ने तस्वीर को गौर से देखा। वह और सुहेल साथ साथ खड़े थे। इस बार उसकी आंखों में अविश्वास था। उसकी आंखों की कैफियत अलीजा से छुपी नहीं रह पाई। उसने धीरे से गर्दन हिलाई, मगर माही की आंखों की पुतलियों में यकीन की लपक नहीं उठी। तो अलीजा ने गहरी आवाज में धीमे से कहा, वह जिंदा है। उसकी मौत की खबर झूठी थी, मेरा यकीन करो। माही की आंखों में समंदर नहीं उभरा। वहां रेगिस्तान का फैलाव बदस्तूर कायम था। उसकी जड़ता देख अलीजा अपनी जगह से उठी और माही के करीब जा उसके ठंडे हाथ को अपनी गर्म हथेलियों से दबा उन्हें अपने होठों तक ले गई। फिर उन्हें चूम कर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं इस समय वापस होटल जा सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इस हकीकत को कबूल करने में वक्त लग सकता है। मैं अभी इसी शहर में हूँ, लंबे अरसे के लिए हूँ। जब कहोगी तब आ जाऊँगी। तुम्हें तन्हाई चाहिए, यह मेरा कार्ड है, इस पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। होटल का भी कार्ड तुम्हें दे रही हूँ। इतना कह उसने माही के माथे पर आई लट को हटा, उसके माथे को चूमा और जाने के लिए उठी। माही के पत्थर हुए बदन में हरकत हुई और उसने अलीजा का हाथ पकड़ उसे बिठाते हुए कहा, खुदारा कुछ पल और ठहरो। माही का पूरा वजूद बर्फ हो चुका था। तुम्हें गर्म कॉफ़ी की ज़रूरत है।
कह अलीजा तेजी से किचन की तरफ बढ़ी। जब तक वह 2 प्याले ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाती, तब तक माही अतीत के तहखाने में भटकती रही। गर्म कॉफ़ी का घूंट पी माही धीरे से बोली, उसकी यादों को भुलाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, कितनी बार मरी। अब इस सच्चाई को कबूल करने के लिए भी मुझे वक्त चाहिए कि वह जिंदा है। यह सच है, अलीजा ने हामी भरी। हमने जिंदगी के 20 साल गंवा दिए। यह किसी भी इंसान की जिंदगी के कीमती साल होते हैं, जब सूरज अपनी पूरी आब व ताप के साथ चमकता है, और हमने वे साल जुदाई के ग्रहण में गुजार दिए। माही इतना कह चुप हो गई। अलीजा के चेहरे पर कई रंग आए और गए, मगर वह खामोश रही। कमरे में सन्नाटा छाया रहा। दोनों की सांसों की लय कमरे के सर्द पड़ते माहौल में गर्मी बन बल खाती रही। कुछ पल इसी तरह गुजर गए। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, मगर एक तरफा। मैं नहीं जानती कि तुम सुहेल के बारे में क्या सोचती हो, मगर वह अपनी जिंदगी में आई पहली व आखिरी औरत तुम्हें ही समझता है। मैं उसे बहुत चाहती थी। उसके बगैर जीना दोजख से गुजरना जैसा था। माही की बात सुन अलीजा फीकी हंसी हंस आहिस्ता से बोली, उस दोजख का मजा मैं चख रही हूँ। अलीजा के इस तरह कहने पर माही चौंक पड़ी। उसने अलीजा को घूरा और धीरे से बुदबुदाई, आखिर तुम कौन हो अलीजा? एक बदनसीब रूह जो इस सरजमी पर हर सदी में एक बार जन्म जरूर लेती है, या फिर कहूँ बार बार पैदा होती है। आखिर आपने भी मुझ जैसी तकदीर पाई है, जबकि आप मुझसे पहले इस दुनिया में कदम रख चुकी हैं, मगर लगता है हालात जरा भी नहीं बदले। इतना कह अलीजा ने रुमाल से आंखें पोंछी, मगर दूसरे ही पल खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी इस अदा पर माही ने उसे गहरी नज़रों से देखा। मैं विधवा हूँ, मेरा एक बेटा है। जब इनकलाब के शुरू में हम पकड़े गए थे तो मैं सिर्फ 17 साल की थी। मैं तो कुछ दिनों बाद छोड़ दी गई, मगर पार्टी का कार्ड होल्डर होने की वजह से जुल्फी को गोली मार दी गई। मैंने अपने को कैसे संभाला, बच्चा कैसे बड़ा किया, मुझे याद नहीं। मुसीबतें थीं, डर व दहशत थी, गरीबी और लाचारी थी। इंसान अजीब शय है, दुख को वक्त गुजरने के साथ भूल जाता है। मैं भी भूल गई जुल्फी को। इतना कह अलीजा चुप हो गई। फिर उसे खामोश देख माही पूछ बैठी, अरे मैं अपना दुखड़ा लेकर कहाँ बैठ गई। मैं तो कासिद बनकर आप तक यह खुशखबरी देने आई थी कि तुम्हारा सुहेल जिंदा है। इतना कहकर अलीजा हंस पड़ी। जाने सुहेल अब कैसे लगते होंगे। माही ने जैसे खुद से पूछा हो। ठीक लगते हैं, अलबत्ता उनकी बीवी। क्या? सुहेल की बीवी? वह तो हमेशा से शादी के खिलाफ रहे हैं, बेचैन हो माही ने कहा। थोड़ी देर पहले जो चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह खिला था, इस खबर से मुरझा गया। 2 बच्चे भी हैं, मगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही है। अलीजा इतना कहकर चुप हो गई। उसके चेहरे पर मैली सी छाया आकर गुजर गई। माही इस बार चौंकी नहीं कि सुहेल को तो बच्चे भी नहीं चाहिए थे। समय इंसान को किस तरह बदल कर रख देता है। यह खबर माही को सुहेल के जिंदा रहने से भी ज़्यादा हिला देने वाली लगी। हमने साथ साथ रहने की कस्में ज़रूर खाई थी, मगर अगर सुहेल मुझसे शादी करने से इनकार न करते तो वह माँ बाप भाई बहन की मौत के बाद यूं ईरान छोड़कर न भागती। सत्ता के गुलाम उसके पीछे लगे थे और सुहेल का कहीं पता न था। फिर कुछ साल बाद पार्टी के दफ्तर से पता चला कि वह तीर बारान कर दिया गया है, तो यह खबर झूठी निकली। जिंदगी का यह मोड़ खासा दिलचस्प है, माही ने अपने को संभालते हुए सोचा। कमरे में खामोशी के साथ ठंड भी बढ़ गई थी। माही ने उठकर हीटर के बॉक्स में सिक्का डाला और इसके बाद उसने वह बुनियादी सवाल पूछ ही लिया जो उसे परेशान किए हुए थे। तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? इंटरनेट से। तुम्हारे होटल के बारे में देख रही थी। कर्मचारियों की तस्वीरें भी थीं।
तुम्हारी तस्वीर देखी तो नज़रें अटक गईं। तुम खुश नसीब हो माही, तुम्हें तुम्हारा खोया प्यार मिल गया, जो आज भी तुम्हें उसी शिद्दत से याद करता है। बहुत गहरे मगर उदास स्वर में अलीज़ा ने कहा। फिर अजीब बेचैनी से उसने पर्स से सिगरेट निकाला और बिना माही से इजाज़त लिए उसने सिगरेट सुलगा जल्दी जल्दी 2-3 कश लिए। फिर उसी उदासी में बोली, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि सुहेल आप तलाक ले लें, मगर वह झिझकते हैं, अपनी बीवी से डरते हैं। इतना कह अलीज़ा ने उसी सिगरेट से दूसरा सिगरेट जलाया और माही ने ताज्जुब से सोचा, सुहेल और डर, अजीब बातें हैं। फॉल देखते हैं। एकाएक कहवे की प्याली को फ्रिज पर उलटते हुए अलीज़ा बोली और तीसरी सिगरेट निकालते हुए बोली, कितनी अजीब बात है माही, आपको आपका खोया महबूब मिला और मेरा महबूब मुझसे दूर चला गया। मतलब? माही को सुहेल से अपना यह रिश्ता अब खला, मगर अलीज़ा के बारे में जानने की बेचैनी में वह पूछ बैठी। कहा ना, जिंदगी न रुकती है न थमती है, न दिल मोहब्बत करने से बाज आता है। मैं आशिक हुई, जिंदगी ने फिर मुझे चांद तारों से सजा दिया, मगर वह तिर्याक का आदी था। मुझे जब पता चला तो लगा कि जुल्फी की तरह मौत इसे भी मुझसे छीन कर ले जाएगी। आप जानती तो हैं नशे की सज़ा ईरान में क्या है। खूब रोई पीटी मगर दिल के हाथों मजबूर रही। उसकी नशे की लत बढ़ती गई और मैं उसका बोझ उठाते उठाते, उसका यह भेद छुपाते छुपाते अधमरी हो गई। मेरे सामने मेरे बेटे का मुस्तकबिल भी था। मजबूर होकर मैं उससे अलग हो गई। अकरम सुहेल का दोस्त था। सुहेल के लिए मैं छोटी बहन बन गई। अकरम से दूर चली गई, मगर हर पल वह मुझे याद आता है। कभी कभी सोचती हूँ बेकार छोड़ा, मगर सच तो यह है कि उसकी कुर्बत मुझे जितना दुख देती थी, उससे दूरी उससे ज़्यादा सुख देती है। यादें मुझे एक तरह से सुरूर में रखती हैं और सवाल पर सवाल करती हैं कि काश वह मेरे नज़दीक होता। अलीज़ा इतना कहकर चुप हो गई। माही का दिल उसके लिए ममता से भर उठा। जब कभी मैं सुहेल की बेचारगी देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हम औरतें अपनी जगह कितनी दुखी और बेबस हैं, मगर जब हम मर्दों को सताने पर उतारू हो जाती हैं तो हमसे बड़ा जालिम कोई दूसरा नज़र नहीं आता। कुछ ऐसी ही जीवन साथी सुहेल के हिस्से में आई है। माही को अपमान का गहरा एहसास जागा, मगर वह कुछ कह न सकी। उसके दिल में खटास सी आ गई थी। सुहेल की चाहत पर बंध बन गया था। जो इश्क उसकी ताकत आज तक बना हुआ था, वह तो कभी था ही नहीं। मैं यहाँ भटकती रही, आंखों के पैगाम पढ़कर भी अनजान बनी रही, और वहाँ सुहेल ने एक नया जीवन साथी तलाश कर लिया। सुहेल का सच क्या था? वह जो उसने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था, या फिर वह जो अलीज़ा बयान कर रही है? मियाँ बीबी के बीच में आना अब कहाँ की अक्लमंदी है। माही ने नज़रें उठाकर अलीज़ा को ताका। उसे महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा आंसुओं से धुल गया हो। रात के 10 बज रहे हैं, तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं जल्दी से कुछ पकाती हूँ। क्या पसंद करोगी खाना? सहज स्वर में माही ने पूछा। वह अपने दिल पर जो गुजर रही है उसका हाल अलीज़ा पर जाहिर नहीं होने देना चाह रही थी। मैं एक शानदार डिनर का ऑर्डर करती हूँ। तुम क्यों? तुम मेरी मेहमान हो, कुछ बुरा मानते हुए माही बोली। अरे भाई, वहाँ से खाना आएगा जहाँ आज हम मेहमान थे। मतलब? समझाती हूँ, कहकर अलीज़ा ने नंबर मिलाया और सारी ईरानी डिशों का ऑर्डर दे दिया। जब तक वह फ़ोन करती रही, माही चकराई सी उसे देखती रही। फ़ोन रखकर अलीज़ा ने अजीब अंदाज में कहा, आज जश्न ही सही। तुम किस काम के सिलसिले में यहाँ आई हो? और यह जश्न? जश्न 2 बिछड़ों का मिलना। और रहा मेरा यहाँ आना, तो मैं बेलेंटाइन ग्रुप ऑफ होटल्स की बोर्ड डायरेक्टरों और 20% शेयर होल्डरों में से हूँ। ओह! सहम कर माही ने उसे ताका।
हमारा प्रस्ताव तेहरान में इसकी ब्रांच खोलने का था, जो मंजूर हो गया, और तुम उसके मैनेजर के रूप में नियुक्त की जाने वाली हो। यह बात राज की है, माह भर बाद तुम्हें इत्तला मिलेगी। नहीं, धीरे से माही ने कहा, वास्तव में वह ईरान नहीं लौटना चाहती है, और अब तो हरगिज नहीं, खास तौर से इस हालत में। हर बार जिंदगी उसका इम्तहान नहीं लेगी, और ना ही हालात के तंदूर में वह अपने को झुलसने देगी। तुम्हारे काम से सभी खुश थे। मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय उनके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के, क्योंकि सभी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। फिर किसी और को तेहरान भेजने से बेहतर है कि एक स्टाफ जो खुद ईरानी है वहाँ जाए और बेहतर मार्केटिंग कर सके। अलीजा इतना कह चुप हो गई। दरवाजे की घंटी बजने पर अलीजा फुर्ती से उठी और दरवाज़ा खोल मेज पर खाना लगाने का इशारा किया। माही की समझ में नहीं आ रहा था कि इस बदली स्थिति को किस तरह ले। अपने ही घर में आया मेहमान उसका आदर सत्कार कर उसे छोटा बना रहा है, और वह चुप इसलिए है कि उसकी जिंदगी का एक राज इस औरत के हाथ लग गया है, जो उसके काम करने वाले होटल की मालकिन भी है। यह नियति का कैसा खेल है। सुहेल को एक गैर से यह सब बताने की क्या जरूरत थी। दुख व अपमान से माही का दिल पके फोड़े की तरह टीसने लगा। जिस इंसान को वह अब तक जी रही थी वह इतना ओछा निकला। माही ने अलीजा का चेहरा देखा और एकाएक सचेत हो उठी, यह सोचकर कि यह मामूली औरत नहीं है, इसके अपने जाल और षड्यंत्र भी हो सकते हैं। मुझे बहुत संभल कर इससे बात करनी चाहिए। क्या पता यह मुझे किस तरह इस्तेमाल करना चाह रही है। अच्छा हुआ सुहेल आशिक हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। माही ने चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा पहन बड़े मगन स्वर में इजहार किया। आशिक होता तब ना। गिलास में वाइन डालते हुए अलीजा ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसकी बेबकाना हंसी माही को अखरी। उसने चुभती नजरों से उसे घूरा। वक्त कुछ और होता तो वह सुहेल पर इस तरह टिप्पणी करने वाले को अच्छा सबक सिखाती, मगर उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। डोर अलीजा ने पकड़ रखी है। हुआ यूं कि जब कम्युनिस्ट घर घर ढूंढे जा रहे थे उस समय सुहेल मेहरी के घर छुपा था। गरीब लोग थे। पुराने तेहरान की पिछड़ी सोच का तो तुम्हें अंदाजा है। 2 माह गुजरे, पड़ोस में कानाफूसी पहले अफवाह में फिर दबाव में बदली, और सुहेल के लाख इनकार के बावजूद निकाह हो गया। आखिर जवान लड़की की बदनामी इंसानियत के चलते हो रही थी। इस बात से सुहेल को इनकार न था, मगर हालात के आगे सब मजबूर थे। सच जानो माही, हमारे इनकलाब ने जबान और बयान की आज़ादी तो दी नहीं, उल्टे हमारी जिंदगियों का जी भरकर मजाक उड़ाया है। रिश्ते बचे ही नहीं। उधर सुहेल समझता है कि तुम जिंदा नहीं हो, और तुम समझती रही कि वह मारा गया। इतना कहकर अलीजा कुछ देर चुप रही, फिर अजीब फीकी हंसी हंसकर बोली, मगर इश्क नहीं मरा। सुहेल को तुमसे यह सब नहीं कहना चाहिए था। जाने कैसे माही के मुंह से निकल गया। क्यों? जहन्नुम में रहते हुए जन्नत की जिक्र करना कानूनी जुर्म है क्या? जुर्म तो नहीं है, मगर दूसरों के जज्बे की इज्जत रखना भी इंसानी फर्ज है। उसने अपना राज जगह जगह बांटा नहीं है। अगर उस दिन मेहर माह ने उसके सर पर चाबी न दे मारी होती और मुझे भागकर जाना न पड़ता तो तुम्हारा यह राज राज ही रहता। वह बेहोश हो गया था, खून बहुत बहा, 4 टाँके लगे थे। उस दिन मैंने कहा था कि आप तलाक ले लें। मेहर माह दिमागी तौर पर बीमार औरत है। तलाक के बाद कम से कम आप दोनों अपनी तरह जी तो सकते हैं। उस रात उन्होंने यह तस्वीर दिखा अपनी बात कही थी। मैं गैर नहीं हूँ, उन्हें पिछले 30 वर्षों से जानती हूँ। वह अकरम के दोस्त भी और बड़े भाई भी हैं। हमारी मोहब्बत का अंजाम उन्हें पता है। इतना कह अलीजा ने घूंट भरा। ओह, माही को लगा वह जलती चट्टान पर नंगे पांव खड़ी हो गई है। मेरी कहानी आपसे कुछ अलग सी है। मैंने अकरम को छोड़ा या उसने, मगर एक सच तो सामने था
कि उसे मुझसे ज़्यादा नशे की लत थी। अक्सर मैं अपने से सवाल करती हूँ कि जब उससे दूर रहकर भी उसे भूल नहीं पाती तो फिर उसे छोड़ा क्यों। फिर इस सवाल का जवाब खुद मिल जाता है कि लाख उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं थी, मगर माही प्यार जीते जागते मर्द से औरत कर सकती है, ना कि नीम बेहोश इंसान से। उसे कहाँ तक ढोती। बेटे के सामने भी जवाबदेह होना पड़ता था और समाज भी त्योरी पर बल डाल चुका था। जब भी सुहावना मौसम होता है मुझे उसकी सबसे ज़्यादा याद आती है। गुजरे लम्हे बेचैन करते हैं। तब मीलों पैदल चलकर मैं अपने को शांत करती हूँ। यह खौफ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता कि जाने कब वह फांसी पर लटकाया जा सकता है। वही दर्द जो सुहेल जीता है उससे मैं भी गुजरती हूँ, मगर अपने को इस जाल से आज़ाद नहीं कर पाती हूँ। अलीज़ा ने गहरी सांस ली। कमरे में खामोशी छा गई। चेहरे दिल का आईना बन गए। दोनों किसी गहरी सोच में डूब गईं। यह सरजमी जहाँ हम बैठे हैं अपने खंडरात के लिए मशहूर है। तुमसे मेरी इल्तिजा है अलीज़ा कि मेरा यह सच तुम्हें यहीं दफन कर देना चाहिए। माही ने बड़ी देर बाद जबान खोली। क्यों? चौंक पड़ी अलीज़ा। ना मैं पुरानी माही रही न वह पहले वाला सुहेल। वक्त हमारे बीच से हमें दो फांक कुछ इस तरह कर गया कि इल्ज़ाम देने के लिए कोई बाकी ही न बचा। माही ने निढाल होकर कहा। कुछ हद तक तुम्हारी बात सही है, मगर जिंदगी का एक दूसरा चेहरा भी तो हम देख रहे हैं कि जो खोया था वह अचानक मिल गया क्योंकि वह हमारा ही था। अलीज़ा ने चहक कर कहा। यह तुम्हारा नज़रिया हो सकता है, माही बोली। मुझे तो इश्क चाहिए भरपूर अंदाज में, मगर सब कहते हैं मेरी किस्मत में ऐसा कोई मर्द नहीं जो पूरी जिंदगी साथ निभा सके। कहने को मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं अधूरी हूँ। अलीज़ा के होंठ कांप कर रह गए। आरजू तो हमारी यही होती है, मगर जिंदगी कुछ और जीनी पड़ती है, माही ने उबरते हुए स्वर में कहा। चलो फॉल देखें। खाने के चक्कर में किस्मत का हाल ही पढ़ना भूल गई। एकाएक बच्ची की तरह जिज्ञासा से भरी अलीज़ा अपनी जगह से उछली और सोफे की तरफ बढ़ी, जहां सेंट्रल टेबल पर कहवे की प्यालियां औंधी पड़ी थीं। अलीज़ा ने पहले अपनी कॉफ़ी सीधी की, फिर उस पर कुछ पल नज़र गड़ाए कहवे के तलछट से बनी आकृतियों को देखती रही और उसे माही की तरफ बढ़ाकर खिलखिलाकर बोली, वही तन्हाई, लो देखो। वही तन्हाई किसी ईमानदार साथी की तरह मेरे यहाँ भी मौजूद है। माही ने मुस्कुराकर अपनी प्याली अलीज़ा को थमाई। दोनों ने एक दूसरे के जूठे प्याले पर से नज़रें हटाई और उदास नज़रों से एक दूसरे को देखा। कमरे में खामोशी गहरी हो गई थी। चेहरे उतर गए और आंखों के सामने अतीत की यादों की तितलियां उड़ने लगी। जो गुजर गया उसे छोड़ा तो जा सकता है, मगर भुलाया नहीं, अलीज़ा ने उदास स्वर में कहा। आवाज़ देकर उसे बुलाया भी नहीं जा सकता, माही बोली। यह तुम कैसे कह सकती हो? तुमने बुलाया नहीं तो क्या, वह तो खुद ब खुद तुम तक आ गया। अलीज़ा अपने को रोक नहीं पाई और बोल उठी। दोनों के चेहरे पर खिंची आड़ी तिरछी लकीरें धीरे धीरे करके गायब होने लगी। घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब इजाज़त दो माही, यह रात मुझे कभी भूलेगी नहीं। देखो फिर कब मुलाकात होती है। मुझे एक सवाल खासा परेशान करता रहता है, उसके बारे में तुम भी सोचना। अगर किसी नतीजे पर पहुंचना तो मुझे बाखबर ज़रूर करना कि हमारी ज़िंदगी में इश्क आया और हम उसको संभाल नहीं पाए, या फिर इश्क कभी था ही नहीं, जो था वह भ्रम था। अलीज़ा का सवाल सुन माही की आंखें भर आईं। इससे पहले कि वह बूंद बन टपकती, माही ने पलकें झपक मन ही मन कहा, मुझे इन खारे पानी के स्रोतों से सख्त नफरत है। मगर ऊपर से पूरी खुशदिली के साथ उसने अलीज़ा को आगोश में भींचा और उसके कंधों का चुंबन ले प्यार भरे स्वर में बोली, वायदा रहा,
मुझे भूलोगी तो नहीं माही? अलीजा ने गर्मजोशी में माही का हाथ दबा उसके गालों का बोसा लिया और गुनगुनाई, आते हुए इश्क को लौटाना अहमकों का काम है। यह बात मेरी याद रखना, खासकर तब जब आग दोनों तरफ मौजूद हो। अलीजा के जाने के बाद फ्लैट में फैली गर्मी जाने कहाँ गुम हो गई। ठंडक का एहसास माही के बदन में झुरझुरी पैदा करने लगा तो वह उठी, बिखरे सामान को यूं ही पड़ा रहने दिया। कमरे के कोने में लगे पलंग पर वह बेदम सी गिर गई। एक तूफान आकर गुजर गया। रोज रात की तरह उसकी उंगलियां गले में पड़े लॉकेट को खोल बैठीं। उसमें लगी सुहेल की तस्वीर को एकटक देखने लगी। उसके चौड़े ललाट पर उसने बारहा प्यार किया था, अब वहाँ 4 टाँके लगे हैं। उसकी उंगली ने तस्वीर के माथे को सहलाया। अंदर से गहरी सुबकी उछलकर उसके गले में फंस गई। अलीजा जो पुराना वरक माही को थमा गई थी, उस पर नज़र गाड़े माही सुबह से एक ही बात सोच रही थी कि क्या इस पर नई इबारत लिखनी मुमकिन है। जिस आग का जिक्र वह कर रही थी वह केवल खामोश पड़े ज्वालामुखी की तारीख है कि कभी वह गर्म था, विस्फोटित था। वह जज्बा तो कब का मर्द औरत के दायरे से निकल इश्क के ऐसे गर्म लावे में ढल चुका है जिसमें कायनात की हर शय के लिए प्यार ही प्यार है। यह हकीकत अलीजा समझ नहीं सकती। अभी वह जिंदगी के बीच धार में खड़ी एक भावुक औरत है और उसके मिजाज की इसी खूबी से मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि कहीं माही के लिए फैसला लेना दुश्वार था, मगर मुश्किल नहीं। उसे भटकने की आदत पड़ चुकी है। खाना बदोश बन जाने का अपना सुख है जो दुखों पर समय की धूल बिछा देता है। माही ने फैसला ले लिया कि अब उसे यह नौकरी नहीं करनी है और ना ही अलीजा से कोई संपर्क रखना है। आज नहीं तो कल किसी कमज़ोर लम्हे में उसने यह सच सुहेल से कह दिया तो मैं नहीं जानती सुहेल की प्रतिक्रिया क्या होगी, मगर मैं नहीं चाहती कि उसकी मौजूदा ज़िंदगी पर अतीत का साया पड़े। खंडरात पर पड़ती चांदनी उसे सुंदर तो बनाती है, मगर वहाँ आबादी नहीं बसाती। इसलिए पीछे मुड़कर देखने से बेहतर है आगे चलते जाना। हफ्ते भर की छुट्टी के बाद उसका इस्तीफा जब तक होटल पहुंचता, माही हवाई जहाज़ में बैठी सीमा पार कर चुकी थी, किसी नए देश की तलाश में। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।